होंडा CB125 हॉर्नेट को परचेज़ करने का अगर आपका प्लान है तो अभी थोड़ा सा रुक जाओ। 22 सितंबर या उसके बाद बाइक को परचेज़ कर लेना, या तो 22 सितंबर को परचेज़ कर लेना या फिर उसके बाद में, क्योंकि बाइक पे पहले जो GST रेट लग रहा था वो 28% था, लेकिन वो 28 से घट के अभी 18% हो जाएगा। तो कल ही मैंने इसका बिल चेक किया है और बिल में इस बाइक का जो बेस प्राइस है ना वो है इसका 85,500 85,500 रुपये, और उसके ऊपर 28% GST लगने के बाद फिर इसका एक शोरूम प्राइस हो जाता है 1,12,000 रुपये। लेकिन अब वो 28 की जगह 18% लगेगा, तो अब इस बाइक का जो प्राइस हो जाएगा ना वो होगा लगभग 1,02,000 रुपये के आसपास। तो आपके 9 से 10,000 रुपये के आसपास बच जाएंगे अगर आप 22 तारीख को या 22 तारीख के बाद कोई भी बाइक परचेज़ करोगे तो आपके पैसे बच जाएंगे। अगर 350 सीसी से ऊपर की बाइक लोगे तो फिर आप अभी के अभी उठा लो, क्योंकि उस पर 40% GST होने वाला है, और जो 350 सीसी या उससे कम की बाइक्स हैं उन पे GST कम हो जाएगा, 18% हो जाएगा, तो आपकी बचत हो जाएगी। तो हॉर्नेट पे तो आपके लगभग 9 से 10,000 रुपये बच जाएंगे, और बाकी जितना आप ऊपर जाओगे तो 2 लाख रुपए के आसपास की बाइक होगी तो उस पे आपके 12 से 13,000 रुपये के आसपास ज़रूर बचने वाले हैं। सो मेरा ये फ़र्ज़ था आप लोगों को बताने का, 350 सीसी से ऊपर की बाइक लेनी है तो अभी ले लो 22 सितंबर से पहले, और अगर 350 सीसी से छोटी बाइक लेनी है, कम सीसी की बाइक लेनी है, तो फिर 22 सितंबर के बाद ही बाइक लेना। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू के मोटो व्लॉग्स। बहुत टाइम बाद आज वीडियो आ रही है अपनी ऑल न्यू होंडा CB125 हॉर्नेट पे। सो बाइक अपनी चल चुकी है अराउंड 700 किलोमीटर। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। बाइक चल गई अपनी 750 किलोमीटर, और एक महीना अब बाइक को होने वाला है 14 सितंबर को, और 750 से 1,000 किलोमीटर के अंदर आपको फर्स्ट सर्विस करवानी होती है बाइक की। तो बाइक का किलोमीटर के अकॉर्डिंग भी और टाइम स्पेन के अकॉर्डिंग भी और टाइम के अकॉर्डिंग भी बाइक की फ़र्स्ट सर्विस अब करवाई लेनी चाहिए। एक्चुअल में थोड़ा सा डिले मैंने ही कर दिया है, थोड़ा जल्दी भी करवा लेता तो कोई इशू नहीं था। सो बाइक की फ़र्स्ट सर्विस आज करवाएंगे और देखते हैं सर्विस होने के बाद क्या इम्पैक्ट आएगा बाइक की परफॉर्मेंस पे। होंडा बिग विंग का तो एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है सर्विस सेंटर्स का, लेकिन अब की बार नॉर्मल होंडा शोरूम्स में पहली बार मैं अपनी कोई बाइक लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले नॉर्मल होंडा की कोई भी बाइक नहीं थी मेरे पास, तो ये पहला एक्सपीरियंस होने वाला है। सो बाइक की कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो एक्सेसरीज़। सो एक्सेसरीज़ में पहले जब बाइक मैंने ली थी तब अवेलेबल नहीं थी, बट कुछ टाइम बाद ही एक्सेसरीज़ आ गई थी। तो एक तो जो लेग गार्ड हैं, आप देख पा रहे होंगे, लेग गार्ड बाइक के अंदर लग चुका है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अराउंड 700 to 800 के आसपास का इसका प्राइस है। दूसरा, बाइक में जो सीट कवर्स हैं ये भी लगवा लिए हैं मैंने। सीट कवर्स का प्राइस 200 से 300 रुपये के आसपास है। और एक हैंडल बार के ऊपर यहाँ पे कवर्स आते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है क्योंकि उनकी ग्रिप अच्छी नहीं बनती है, उनसे थोड़ा हैंडल बार मोटा हो जाता है, तो उसकी वजह से फील अच्छा नहीं आता राइड करते हुए, तो वो तो मैंने निकाल ही दिए थे शुरू में ही। तो ये 2 एक्सेसरीज़ बाइक के अंदर अभी मिल गई मुझे, जिसमें क्रैश गार्ड की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो लेग गार्ड है वो काफ़ी अच्छा है, और जो सीट कवर है उसकी भी क्वालिटी मुझे सही लगी, ठीक ठाक है। अच्छा लगेगा तो यूज़ करेंगे और अच्छा नहीं लगेगा तो निकाल के फेंक देंगे। सो देखते हैं बाइक की सर्विस कॉस्ट क्या है। फर्स्ट सर्विस कॉस्ट वैसे तो लेबर चार्जेस तो वो फ्री रहेंगे, बट इंजन ऑयल एंड ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर, ये 3 चीज़ें चेंज होती हैं बेसिकली। तो देखते हैं इन 3 चीज़ों की क्या कॉस्टिंग होती है। 700 किलोमीटर चलने के बाद अब खुद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि बाइक खुद बता रही है कि हाँ मेरी सर्विस होनी चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस में थोड़ा सा मुझे लैग भी फील होना शुरू हो गया है। और एक और चीज़, अब बाइक की फर्स्ट सर्विस हुई नहीं है और बाइक 750 किलोमीटर चल भी गई है, तो बाइक में पहले वाइब्रेशंस नहीं थी, लेकिन अब बाइक के अंदर 6000 से ऊपर जाने के बाद, 6000 RPM से ऊपर जाने के बाद वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं, और वो वाइब्रेशंस ठीक ठाक आ रहे हैं। मतलब ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया तो नहीं था होंडा की बाइक से, बट आई गेस सर्विस होने के बाद हो सकता है कि ये इशू सोल्व हो जाएगा। तो हल्की हल्की कहीं ना कहीं बाइक के अंदर वाइब्रेशंस हैं और परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये सर्विस के बाद ठीक हो जाएंगी। एज़ ऑफ नाउ बाइक बहुत बढ़िया चल रही है, और टायर्स मैंने अभी तक अपग्रेड नहीं करवाए हैं, और शायद मैं टायर्स अब भी अपग्रेड नहीं करवाऊँगा जब तक हम 1-2 लॉन्ग राइड इसके साथ नहीं कर लेंगे, तब तक तो बाइक के टायर्स में चेंज नहीं करवाने वाला, क्योंकि मुझे बाइक की एक्चुअल जो स्टॉक बाइक है
इसकी परफॉर्मेंस और स्ट्रोक टायर्स की परफॉर्मेंस मुझे देखनी है। लॉन्ग हाईवे राइड जब हम करेंगे तो कैसी निकल के आएगी, और स्ट्रोक टायर्स के साथ लॉन्ग हाईवे राइड्स पे क्या माइलेज बाइक ऑफ़र करेगी, वो चीज़ देखनी है, ताकि मैं बाद में कंपेयर कर सकूं। जब हम बाद में टायर्स अपग्रेड करने के बाद फिर मैं कंपेयर कर सकूं कि स्ट्रोक टायर्स और थोड़े जो वाइडर टायर्स हैं उनमें क्या परफॉर्मेंस में डिफरेंस आया है और क्या माइलेज के अंदर डिफरेंस आया है। तो इसीलिए टायर्स हम अपग्रेड करेंगे कुछ टाइम बाद। बाकी एज सच कोई बड़ा इशू बाइक में अभी तक कुछ भी नहीं है, बाइक बढ़िया चल रही है। एक जो रियर व्यू मिरर्स हैं ये थोड़े ज़्यादा बाहर की तरफ निकले हुए हैं, जैसे मेरी होंडा CB300R के अंदर थे बिल्कुल वैसे ही। तो यार ये ट्रैफिक में थोड़ा थोड़ा कहीं परेशान करते हैं, जहाँ पे आपको बिल्कुल बहुत छोटे से कम रास्ते में निकालने पड़ती है बाइक, तो तब ऐसा लगता है कि हाँ ये ईज़िली कहीं टच हो जाएंगे। एक्सेसरीज़ के तौर पे बाइक में बार एंड मिरर्स भी बहुत जल्द आएंगे, तो वो भी अगर अच्छे लगे तो बार एंड मिरर्स भी बाइक के अंदर इंस्टॉल करवा के देखेंगे। सो अभी चलते हैं और बाइक की सर्विस करवाते हैं। अगर वहाँ पे शूट करना अलाउड हुआ तो मैं शूट करके आपको दिखाऊंगा कि बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें, सर्विस कैसे हो रही है, क्या क्या चीज़ें बाइक के अंदर लग रही हैं। और अगर शूट करना अलाउड नहीं हुआ तो फिर मिलते हैं डायरेक्ट सर्विस होने के बाद। CB125 हॉर्नेट में दो ऑप्शन हैं इंजन ऑयल के। एक तो आपके पास ये 10W30 का ऑप्शन है, ये आप डलवा सकते हो, ये थोड़ा सा महंगा है, 700-800 रुपये के आसपास का है। और एक ऑप्शन आपके पास में ये है 5W30, ये भी आप डलवा सकते हो, और ये है आई थिंक 400 से 500 रुपये के आसपास का। तो दोनों ही ऑप्शन हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी बाइक में 10W30 डलवाना। सो अपनी होंडा CB125 हॉर्नेट की फ़र्स्ट सर्विस हो गई है आज। बाइक 750 किलोमीटर के आसपास चल चुकी थी और 1 महीना भी होने वाला है बाइक को लिए हुए। तो आज मैंने फाइनली बाइक की सर्विस करवा दी है, और बाइक की सर्विस में लगे हैं 870 रुपये, 870 रुपीज़। 870 रुपये में से 10W30 ग्रेड का जो इंजन ऑयल है उसका प्राइस है लगभग 700 रुपये के आसपास, और 100 रुपये के आसपास का ऑयल फ़िल्टर है, और कुछ ही पैसों की फिर ओरिंग है। सो बाइक की सर्विस के लिए टोटल कॉस्ट है 870 रुपीज़ की, और उसमें एयर फ़िल्टर चेंज नहीं हुआ है, ना ही एयर फ़िल्टर साफ़ हुआ है। एयर फ़िल्टर साफ़ करने के लिए मैंने बोला था, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई एयर फ़िल्टर साफ़ नहीं करते हैं। सेकंड सर्विस में एयर फ़िल्टर या तो साफ़ होगा या फिर चेंज होगा। और होंडा के सर्विस सेंटर दिल्ली में काफ़ी जगह पे ऐसे हैं जिनकी हालत काफ़ी ख़राब है। मैं महिपालपुर वाली सर्विस सेंटर पे गया था और हालत काफ़ी ख़राब थी यार वहाँ की। ना तो वहाँ पे जो कस्टमर लॉन्ज था उसकी हालत ठीक थी, वहाँ पे सोफ़े भी बेकार हालत में थे एकदम। AC लगा हुआ था लेकिन सोफ़े की हालत बैठने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। और बाइक की सर्विस हो जाएगी, लेकिन वॉशिंग करवाने के लिए आपको कहीं और ही जाना पड़ता है। यानी कि आप बाइक की सर्विस तो करवा लो, लेकिन वॉशिंग के लिए फिर कस्टमर को ही ढूंढना पड़ेगा। वो एक स्लिप बना के दे देंगे और आपको बता देंगे कि फ़लाने आपको जगह पे जाके यहाँ पे आसपास में यहाँ वहाँ जाओ। ऐसा नहीं है कि सर्विस सेंटर में से कोई एक बंदा आपकी बाइक लेके वॉशिंग करवा दे, लेकिन आपको खुद ही वॉशिंग करवाने के लिए जाना पड़ेगा, वो भी किसी दूसरी जगह पे। सो होंडा के सर्विस सेंटर्स की ऐसी हालत है, ये मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरे पास पहले CB300R थी। बिग विंग की हालत तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन होंडा के जो नॉर्मल सर्विस सेंटर्स हैं उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है। और बाइक में मैंने 2 एक्सेसरीज़ भी लगवा ली हैं। एक तो सबसे पहले ये क्रैश गार्ड है, क्वालिटी इसकी काफ़ी सही लगी यार मुझे, और इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छे से आ रही है। इसकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी सही लगी, और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है, यानी कि बहुत बड़ा नहीं है। बाइक अगर इन केस गिर भी जाती है गलती से या कोई गिरा भी देता है तो ये जो पार्ट्स हैं ना, और ये जो पार्ट्स हैं ये बच जाएंगे इसकी वजह से। दूसरा, इसमें जो सीट कवर्स हैं ये भी मैंने लगवा लिए हैं। पीछे वाला मैं आपको दिखाता हूँ एक बार हेलमेट उठा के। तो जो पिलियन का सीट कवर है इसकी कुछ ऐसी कंडीशन है, और ये है राइडर का सीट कवर। ठीक है, मतलब उतनी ज़्यादा अच्छी फिटिंग तो नहीं है, बट ठीक ठाक है, काम चलाने लायक है। अगर अच्छी लगी तो मैं इसको रखूँगा, नहीं तो फिर उतार दूँगा। बाकी अपनी बाइक का नंबर भी आ चुका है, तो ये नंबर मैंने अपना फिट करवा लिया है आगे और पीछे। और ये एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको बताया था कि 100 रुपये की एक छोटी सी चीज़ है, ये यहाँ से 2 स्क्रू लग जाते हैं और उनसे फिर ये अटक जाता है। क्वालिटी तो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। इससे लुक्स काफ़ी ब्रॉड हो जाते हैं फ्रंट से देखने में काफ़ी सही लग रही है इसकी वजह से। बाकी एज सच बाइक में कोई कमी नहीं है, बाइक एकदम बढ़िया चल रही है। सर्विस से पहले भी अच्छी चल रही थी, सर्विस के बाद भी अच्छी चल रही है। और अब आप देख सकते हो 781 किलोमीटर अपनी बाइक टोटल चल चुकी है। बहुत ही साइलेंटली स्टार्ट होती है, पता ही नहीं चलता है कि कब स्टार्ट होगी, यानी कि स्टार्ट होने की कोई साउंड ही नहीं आती इसमें। सर्विस होने के बाद बाइक का जो साउंड है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब, क्योंकि बाइक थोड़ी 700 किलोमीटर के आसपास चल गई थी ना, तो तब बाइक में थोड़ी वाइब्रेशंस बढ़ गई थी और उतनी स्मूथ नहीं लग रही थी मुझे। लेकिन अब सर्विस होने के बाद बाइक काफ़ी स्मूथ लग रही है
और इंजन भी काफ़ी रिफाइंड लग रहा है। लेकिन जो गियर अटकने वाली प्रॉब्लम है ना, वो सोल्व नहीं होगी, क्योंकि जो गियर अटकते हैं ना वो सब में ही है। SP 125 में भी है और शाइन 125 में भी है। बट सर्विस होने के बाद बाइक काफ़ी स्मूथ चल रही है और जो वाइब्रेशंस पहले मुझे फ़ील हो रहे थे, अब वो वाइब्रेशंस फ़ील नहीं हो रहे हैं। और एक और चीज़ मैंने बाइक के अंदर थोड़ी चेंज करवाई है, वो है बाइक का जो हैंडल बार है वो मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट करवा लिया है। पहले थोड़ा नीचे था तो थोड़ा सा लीन होना पड़ता था हल्का सा, लेकिन अब मैंने इसको थोड़ा सा पीछे करवा लिया। ये जो 4 बोल्ट्स हैं, इन 4 बोल्ट्स को ढीला करवा के और फिर थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ हैंडल बार को शिफ्ट करवा लिया है, जिसकी वजह से बाइक का जो राइडिंग पोस्चर है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया है। यानी कि इसका हैंडल बार अब थोड़ा सा पीछे की तरफ है, राइडर की तरफ, तो ज़्यादा लीन होने की ज़रूरत नहीं पड़ती अब। तो पहले से ज़्यादा कंफर्टेबली और पहले से ज़्यादा अच्छे से अब बाइक को राइड कर पाएंगे लॉन्ग हाईवे राइड के टाइम पे। तो बाइक लेने के बाद वैसे राइडिंग पोस्चर से मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन सिटी में जब बाइक को चलाता था ना बहुत देर तक, तो फिर हाथों में नमनेस फील होती थी। इसीलिए मैंने हैंडल बार को अपनी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करवा लिया है और उसके बाद जो राइडिंग पोस्चर है वो काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो गया है। मैंने बस हल्का सा ही अपनी तरफ शिफ्ट करवाया हैंडल बार को, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करवाया है, क्योंकि जो कंपनी अपनी तरफ से सेटिंग करके देती है वो सबसे बेस्ट होती है। तो मैंने बस अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा शिफ्ट करवाया हैंडल को और अब थोड़ा सा राइडिंग पोस्चर मुझे पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है और बाइक अब मक्खन लग रही है एकदम चलाने में, मज़ा आ रहा है। मुझे डाउट था कि यार वाइब्रेशन कैसे आ सकती है होंडा की बाइक में, लेकिन अब वो वाइब्रेशंस दूर हो गई हैं। सो ये था अपना फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस तो काफ़ी सही रहा है। वैसे तो देखा जाए तो थोड़े और अच्छे सर्विस सेंटर पे मैं जाता तो शायद एक्सपीरियंस और अच्छा हो सकता था, बट मुझे नहीं पता था कि महिपालपुर वाली सर्विस सेंटर की हालत इतनी थोड़ी ख़राब सी है। सो इस वीडियो में फिर इतना ही यार। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।